हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास ले आता है और डेली आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस में बताया जाता है जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और साथ ही साथ डेली पीडीएफ के अलावा हमारा मंथली मैगजीन्स है और फटाफट सीरीज है हमारी। फटाफट सीरीज हमारी क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मंथली मैगजीन में आपको पूरे मंथ का डिटेल एनालिसिस मिलता है। तो आप यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़िए ताकि आपको वीडियोस और जो पीडीएफ मटेरियल है वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 7 नवंबर का करंट अफेयर्स। और जो अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट देखिए तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर वाइज, जैसे पेपर जीएस 1 की बात करें, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वंदे मातरम का जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में काफी सारे प्रोग्राम्स हुए हैं, तो वो हम देख लेंगे। और इसके अलावा ताजमहल से रिलेटेड आर्टिकल है कि क्या क्या चीजें हुई हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। एक मूवी आई है और उस मूवी में ताजमहल को तेजो महालय करके दिखाया गया है। तो क्या इसका एक एस्पेक्ट है, कहाँ से ये चीजें ओरिजिन हुई और कैसे कैसे ये बना, तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट डिजास्टर्स की बात करें तो टाइफून काल मेगी का क्या क्या इम्पैक्ट रहा है वियतनाम फिलीपींस पे। हेल्थ केयर में देखिए तो एम्स का सर्वे आया है कि कितने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। और इसके अलावा मैटरनल हेल्थ क्राइसिस के बारे में निकला है अफगानिस्तान में। साथ ही साथ कर्नाटका ने अप्रूव किया है पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि कर्नाटका ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि ऐसा अप्रूवल किया है। क्वालिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो यूरोपियन मेंबर स्टेट्स जो हैं, इन्होंने अपना नया अपडेटेड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स के बारे में बताया है। और इसके अलावा एफएसी फॉरेस्ट एक्ट जो है, इन इसमें जो है वो यूनिफॉर्म पेनल्टीज की बात करी गई है वन अधिनियम के तहत। फॉरेस्ट एक्ट की बात करें तो 2008 का ये जो एक्ट है इसको नया नाम दिया गया है वन अधिनियम। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा सूडान क्राइसिस, साथ ही साथ लॉन्च हुआ है डिजिटल सेंसस प्रिपरेशन। और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स है होने चाहिए इंडिया के इलेक्टोरल नॉमिनेशन प्रोसेस में। और इसके अलावा सीएजी के द्वारा स्टैब्लिश किए जाएंगे न्यू ऑडिट कैडर्स, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर कमिश्निंग हुई है इंडियन नेवी सर्वे वेसल इक्षक का सदर्न कमांड में, सदर्न नेवल कमांड में। इसके अलावा आईएनएस सावित्री, ये इंडिया और मॉरिशस के बीच जो टाइज है इनको स्ट्रेंथन करने के लिए गई है मॉरिशस। फिर इसके अलावा इजराइल ने डिक्लेयर किया है इजिप्ट बॉर्डर एरिया को क्लोज्ड मिलिट्री जोन। फिर इकॉनमी की अगर हम बात कर लें तो इकॉनमी में डीपीआईआईटी इनका स्पेशल कैंपेन 5.0 चला है जिसके तहत वेस्ट रबर रोड इनिशिएटिव चलाया गया है। फिर एनएचपीसी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ है और उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क ने रिसीव किया है गुड रेटिंग फ्रॉम आईयूसीएन। और इसके अलावा यूएस ऐप का एब्सेंस रहेगा सीओपी समिट, यूएनएफसीसी की समिट होने वाली है COP30 ब्राजील में होगी ये, तो ये हम डिटेल में देख लेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिजिनस हीट रेजिस्टेंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट किया गया है। साथ ही साथ एआई और इमर्जिंग लैंग्वेज ट्रेंड्स क्या रहा 2025 में। और इसके अलावा खेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम अब आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो वंदे मातरम से रिलेटेड है। और 150 वर्ष पूरे हो गए हैं इसके। और कार्यक्रम हुए न्यू दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया गया। और ब्रिटिश रूल के टाइम पे
भारत का कल्चरल और जो रिलीजियस कॉन्शियसनेस था उसको जगाने के लिए ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनके द्वारा ये लिखा गया था। और ये इनकी नॉवेल है आनंद मठ, उसमें ये हमें मिलता है। वंदे मातरम की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1875 में हुई थी। और सन्यासी मूवमेंट उस टाइम पे चला था, तो उस टाइम पे ये पब्लिश हुआ था। और इसके जो मेन वर्ड्स थे जैसे कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। तो इससे जो भारतीयों की आत्मा थी उसमें अपनी जो मदरलैंड है वहां के प्रति उसको जो है वो प्राइड के रूप में उसको जताया गया कि आपको अपने देश से कितना प्यार है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं, हमें इन पे गर्व है और हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस भावना को जताया गया कि जगाया गया कि ये हमारा एक देश है। और ब्रिटिश हुकूमत जो है उस टाइम पे जो भी अत्याचार कर रही थी तो उनको उखाड़ फेंकने के लिए ये इसने एक अहम भूमिका निभाई। और लोगों के मन में एक इंटीग्रेशन की भावना जुड़ी। 1905 का जो बंगाल पार्टीशन मूवमेंट था उसमें इसने एक विशेष भूमिका निभाई। और हर जगह स्कूल्स में मीटिंग्स में हर जगह इसे गाया जाता था। जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सबसे पहले इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1886 के कांग्रेस सेशन में गाया ऑफिशियली, जो इसको जिसका माना जाता है कि सबसे पहले कब ये गाया गया। और जब भारत आजाद हुआ तो इसको नेशनल सॉन्ग के रूप में अडॉप्ट किया गया और इसको वही स्थान दिया गया है जो जनगण मन का है, जो कि हमारा नेशनल एंथम है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और 1986 में इसको जब गाया गया था नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में, तब से वो ये काफी पॉपुलर हुआ। और डिफरेंट ओकेजन्स पे तब इसको गाया जाना जो है वो एक तरह से कंपल्सरी हुआ था। और ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने के लिए भी काफी काम किया उन्होंने। और लोगों पे पेनल्टीज वगैरह लगाई जाती थी। फिर बाद में मुस्लिम लीग बना 1996 में और इसको एक कम्युनल रंग देने का कोशिश किया गया। इसकी वजह से जो एक पैट्रियोटिक लोगों में भावना जगी थी उसको हटाने के लिए और इसको हिंदुइज्म से जोड़ा गया। फिर बाद में मुस्लिम लीग ने जो है वो पाकिस्तान को अलग करने की मांग की थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब चूंकि इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं तो एक साल पूरा सेलिब्रेशन चलेगा, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। और कार्यक्रम हुआ और इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 9:50 पे मास इसकी सिंगिंग हुई वंदे मातरम की। और पूरा जो वंदे मातरम गीत है उसको गाया गया। तो इसका जो हिस्टोरिकल चीजें हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इस तरह से जब भी 150 ईयर्स या 100 ईयर्स सेलिब्रेट होता है तो वो एग्जामिनेशन में आता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन। क्लास 7 की मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक रिलीज हुई है रिसेंटली। और इसमें जो भारतीय इतिहास है, एंशिएंट इंडिया में जो इस सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए इसमें बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। और गणित प्रकाश टेक्स्ट बुक सीरीज, इसके 2 पार्ट्स हैं और इसमें संस्कृत टेक्स्ट का भी रेफरेंस लिया गया है वहां से भी। और जो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस थे उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए थे उनके बारे में इसमें बताया गया है। और जो टेक्स्ट बुक है उसमें अ, ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत जिसे कि ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ये एक मैथमेटिशियन थे जो कि 7वीं शताब्दी में हुए थे। और इसके अलावा और भी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसमें अलजेब्रा पे चैप्टर है जो कि बीज गणित जिसे कहा जाता है। और इसमें जो इक्वेशंस है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार से किया जाता था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर इसमें बाद में जो अरबिक अरब्स आए और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें जो इंडियन कल्चर था उसको अडॉप्ट किया, कैसे वो इन्फ्लुएंस हुए। तो इसमें बात कही है कि एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है अल ख्वारिज़मी। इन्होंने हिसाब अल ज़ब्र वल मुकाबला लिखी है, जिसका कि अर्थ है कैलकुलेशन बाय रीस्टोरिंग एंड बैलेंसिंग। इसमें ज्योमेट्री के भी चैप्टर्स दिए गए हैं और ज्योमेट्री में इसमें सुलभ सूत्रास जिनका कि वर्णन हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है।
एनसीईआरटी ये जो टेक्स्ट बुक्स हैं इनको रिलीज कर रहा है, और एनईपी 2020 इसका एक मेन एम है कि करेक्ट हिस्ट्री को बताना बच्चों को, मैथमेटिक्स की और बाकी सब्जेक्ट में, और जो कॉलोनियल यूरोपियन पर्सपेक्टिव था उससे हटकर भारत के बारे में इसमें पूरी सारी चीजें रहेंगी। तो ये जो भी इसमें बुक्स के नाम हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। फिर अभी एक मूवी रिलीज हुई है द ताज स्टोरी, परेश रावल की, और उसमें ताजमहल के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये तेजो महालय था, यहाँ पे शिवलिंग था, उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकला था जिसमें बताया गया है डिटेल में कि हिस्टोरिकली कैसे कैसे ताजमहल बना, क्या क्या चीजें हिस्टोरिकल बुक्स में लिखी हुई हैं। तो जैसे ताजमहल के बारे में आ सकता है क्योंकि ये भी न्यूज में है। तो इसे शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और इनकी वाइफ थी अर्जुमान बानो बेगम। ये इनकी डेथ हुई थी 14 चाइल्ड को के टाइम पे, तो उन्हीं की याद में इसे बनाया गया था। चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और ये जो ताजमहल जो मकबरा बना, इसे एक्वायर किया गया था लैंड, और इसे जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह अम्बेर के थे, उनसे लिया गया था। और इन्हें ये जो जमीन है वो राजा मानसिंह के द्वारा दी गई थी, जो कि अ, अकबर के जनरल थे, और शाहजहां के ये अकबर जो है वो उनके ग्रैंडफादर थे। और इसके अलावा शाहजहां ने जयसिंह को कॉम्पनसेशन में जो है वो 4 हवेलीज दी थी रॉयल प्रॉपर्टी से। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1632 में, और इसमें बहुत सारे रीजन्स के जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मोहम्मद हनीफ थे ये बगदाद के, जो कि चीफ मिस्त्री थे, मेजॉन थे, और इन्हें जो है वो मंथली 1000 रुपीज उस टाइम पे दिया गया था। और कायम खान थे, इन्होंने लाहौर, ये लाहौर के थे, इन्होंने इसका पिनाकल बनाया ऊपरी हिस्सा। अमानत खान सिराजी, इन्होंने इस पे कुरानिक इंस्क्रिप्शंस लिखे। और जो लोकल हिंदू वर्कर्स थे उन्होंने पूरा मोज़ैक का वर्क किया, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 20,000 लोगों ने काम किया, और 22 साल में ये कंप्लीट हुआ। इसमें जो व्हाइट मार्बल यूज हुआ है इसे जयपुर से लाया गया, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्रिस्टल्स और कोरल्स को ले आके इस पे जो है वो चित्रकारी की गई। और इसमें डबल डोम टेक्निक है, जो कि इसके पहले जो है वो हुमायूं का टोम बना था दिल्ली में, उससे ये प्रेरित है। तो ये ताजमहल का जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, और ये पूछा भी जा सकता है हिस्ट्री में। फिर टाइफून काल मैगी का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है वियतनाम और फिलीपींस पे। ये अभी तक का एशिया का जो है वो मोस्ट पावरफुल ट्रॉपिकल स्टॉर्म है इस साल का, और वियतनाम तट से ये टकराया 7 नवंबर 2025 को। इसकी जो विंड स्पीड थी वो 145 किलोमीटर पर आवर की थी, और इसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुआ वियतनाम में, फिलीपींस में। और टाइफून्स की बात करें तो ये काफी कॉमन होते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, और इनकी वजह से फिलीपींस, वियतनाम और जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है यहाँ पे सीवियर इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये स्टॉर्म जो है वो टिपिकली टाइफून सीजन में डेवलप होते हैं, और ये मई से लेके नवंबर तक चलते हैं। और अगर हम इधर की बीच की बात करें तो इंडिया में साइक्लोन आया था मोथा, और इसके अलावा हरिकेन आया है मिलीसिया, जो कि जमैका कोस्ट पे आया है। तो जो भी नाम है और जिस कंट्री पे ये में आए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर हेल्थ की बात करें तो कर्नाटका पहला स्टेट बन गया है जिसने अप्रूव किया है 1 डे ऑफ पेड मेंस्ट्रुअल लीव पर मंथ फॉर ऑल वुमेन, मतलब हर महिला को महीने में 1 दिन छुट्टी मिलेगी, दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में, ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जो इनिशिएटिव है, इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, इसके पहले उड़ीसा और बिहार में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो है वो किया गया है, और इसके अलावा केरला की यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह की योजनाएं हैं। बट ये पहला स्टेट बन चुका है जिसने इसको पूरा अप्रूव किया है कि हर सेक्टर में गवर्नमेंट प्राइवेट सब में ये लीव मिलेगी। तो साल के बाद में 12 दिन जो है वो इस छुट्टी के लिए जो वुमेन है वो अप्लाई कर सकती हैं। और माना जा रहा है कि ये एक काफी सिग्निफिकेंट मूवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो
कंडीशंस होती हैं जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, ये कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। और अगर हम इस तरह के प्रोविजंस लाते हैं तो एक इसका जो है वो बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा फीमेल्स की ओवरऑल हेल्थ पे, और साथ ही साथ जो है वो उनका जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एग्रीमेंट करेंगे और यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है इसमें अमेंडमेंट करेंगे। यूरोपियन क्लाइमेट लॉ ऑफिशियली 2021 में अडॉप्ट किया गया था, और ये टू प्राइमरी लीगली बाइंडिंग गोल्स हैं इसमें हर मेंबर कंट्री के लिए। पहला है टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050, और इसके अलावा सेकंड है यूरोपियन यूनियन एमिट्स नो मोर ग्रीन हाउस गैसेस, जितना ये नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल मीन से एब्जॉर्ब कर सके उससे ज्यादा का ग्रीन हाउस एमिशन ये नहीं करेंगे। और सेकंड मेजर गोल है कि रिड्यूस करना नेट ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030, और रिलेटिव टू द जो 1990 में जो इमिशन लेवल रहता था उसके कंपेयर में। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइमेट का बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको देखते हुए इन्होंने ये अपना नया टारगेट सेट किया है, और इसपे जो इनका यूरोपियन क्लाइमेट लॉ है इसमें जो है वो चेंजेस करने की बातें हो रही हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, और इन्होंने रिकमेंड किया है कि वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, इसमें जो भी अगर कोई इनका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या पेनल्टी लगनी चाहिए, कितना उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इन्होंने बोला है कि एक रैशनल पेनल्टी लगनी चाहिए, साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, और इन्होंने सजेस्ट किया है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बी चार्ज, कि मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप फॉरेस्ट लैंड का जो एक्ट का वायोलेशन करते हैं तो आपको फॉरेस्ट को लगाना भी होगा, पेड़ पौधों को लगाना भी होगा। वन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इससे पहले फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के नाम से जाना जाता था, और माना जाता था कि इसका वायलेशन हुआ है जब जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डी रिजर्व किया जाता था और उसे नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए जो है वो उसका प्रयोग किया जाता था, पेड़ वगैरह काटे जाते थे, और इसके लिए जरूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वो अप्रूवल लिया जाए जो कि लॉ बेस्ड हो। तो इसमें नए चेंजेस करने की बात कही गई है। तो पैनल ने प्रपोज किया है कि हमें एफॉरेस्टेशन को कंपल्सरी करना चाहिए, और इसके तहत जो है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाने देना चाहिए अगर कोई किसी एक्ट का उल्लंघन करता है तो। और इसके अलावा वन अधिनियम के जो रूल्स है 2023, उनको भी जो है वो फॉलो करना होगा। तो अगर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को लगाया जाएगा तो उससे जो रीस्टोरेशन एफर्ट है उसमें तेजी आएगी, और इसीलिए इसको लीगली मैंडेटरी करने की बात कही जा रही है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करें तो सूडान में काफ़ी समय से क्राइसिस चल रही है, और यहाँ पे मास किलिंग बताया गया है दारफुर रीजन में। सूडान की अगर हम बात करें तो ये अर्लीस्ट अफ्रीकन नेशन है जिसने की इंडिपेंडेंस जिसे मिला था, और इन्होंने 1955 में बांगडुंग कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री थी, लेकिन 2011 में ये साउथ सूडान जो है वो इनसे अलग हो गया, और इसकी वजह से जो है ये उसके बाद से यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और 2023 में जो है यहाँ पे सीवियर क्राइसिस हो गई। वायलेंट यहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, और ये क्लैशेस जो है वो सूडान आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में चल रहे हैं। इनके दोनों लीडर्स जो है वो अलग अलग हैं, और अगर हम यूएन की बात करें तो बताया गया है कि पिछले 2 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मरे हैं, और माल न्यूट्रिशन की काफी समस्या है वहां पे। डिस्प्लेस्ड हुए हैं बहुत सारे लोग अक्रॉस द बॉर्डर, और वहां पे कई सारे कैंप वगैरह चलाए गए हैं, और बताया जा रहा है कि जमजम आईडीपी कैंप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग भूख और हंगर की वजह से मर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट बताई गई है,
और जो वहाँ सिचुएशन है काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। फिर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इनके द्वारा 2 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया गया है और ये जो है वो 3 फेजेज़ होंगे जिसके तहत कंट्री का पहला डिजिटल सेंसस होगा 2027 में। प्री टेस्ट होगा पहले फेज में, उसके बाद हाउस लिस्टिंग का काम चलेगा जिसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिलेटेड टू हाउस एमिनिटीज और उसके बाद सेंसस होगा फ्रॉम नवंबर 1 टू 30 और इसमें जो है वो जनगणना का का काम किया जाएगा। ये जो 2 एप्लीकेशंस हैं ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और ये है डिजिटल लेआउट मैप डीएलएम एंड सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। ये ऐप जो है वो दोनों ही एंड्रॉयड और एप्पल फोन्स पे कंपैटिबल है और इसमें पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए और पब्लिक को एनकरेज करने के लिए सेल्फ एन्यूमरेशन फैसिलिटी को भी इसमें ऐड किया गया है। तो ये इसका ऐप का नाम है, आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये इंडिया का सेंसस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज होने जा रहा है जो कि डिजिटल तरीके से होगा। ये इलेक्टोरल नॉमिनेशन प्रोसेस जो होती है उसमें क्या-क्या चैलेंजेस हैं और क्या-क्या रिफॉर्म्स की नीड है इससे रिलेटेड आर्टिकल है और नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया होती है उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो पावर होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 इसका सेक्शन है 3 टू 36। इसके साथ साथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स है इस प्रोसेस को गवर्न करते हैं और इसके तहत जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म्स को जो है वो पूरा उनकी स्क्रूटनी करते हैं और अगर उनमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसको इनवैलिड करार देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स को अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 36(2) और इसके तहत ये समरी इंक्वायरी करते हैं और अगर कोई सब्सटैंशियल डिफेक्ट होता है तब उस केस में जो नॉमिनेशन होता है उसको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अब चूंकि गाइडलाइंस नहीं है कि क्या चीजें जो है वो सब्सटैंशियल डिफेक्ट्स के अंतर्गत आती हैं तो इसको भी लेके कभी कभी प्रॉब्लम होती है। और जो सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का ये मैंडेट करता है कि सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस को। और जैसे कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे रिजेक्शन हो सकता है। तो अगर इसको देखें तो अगर सिग्नेचर मिसिंग है या इलेक्टोरल नंबर का मिसमैच है, सबमिशन जो फॉर्म सबमिशन का टाइम है वो इनकरेक्ट है, ब्लैंक कॉलम है एफिडेविट में या ओथ में, तो इन सब के बेसिस पे जो कैंडिडेचर है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। और जो बर्डन है प्रूफ ये कि हमने सही किया है ये सिटीजन पे है और अगर कोई ऑफिसर इसको डिनाई करता है तो उस उनको ये साबित नहीं करना होता है कि किस बेसिस पे इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। तो इसको लेके बात होती है कि इसका क्या-क्या जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या इसमें रिफॉर्म्स की नीड है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम अगर यूके की बात कर लें, जर्मनी की बात कर लें, कनाडा की बात करें, तो यहाँ पे डेडलाइन्स बताई जाती हैं और टाइम दिया जाता है कि जो एरर्स हैं उनको आप करेक्ट करके फॉर्म को सही तरीके से भरो। और इंडिया में भी चेकलिस्ट सिस्टम है जहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या-क्या डिफेक्ट है। लेकिन इस तरह का कोई लीगल इसकी स्टैंडिंग नहीं है कि अगर नहीं दिया तो उसके क्या-क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो अगर नॉमिनेशन की प्रक्रिया को और भी बेहतर बनाना है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको पेपर वर्क को कम करने के लिए डिजिटल कर सकती है। साथ ही साथ जो है इसको ऑनलाइन पोर्टल लिंक कर सकती है और भी इसमें चीज़ें ऐड हो सकते हैं जिससे जो है वो जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाए। और इंडिया चूँकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे ज़रूरत है मॉडर्न, फेयर और इंक्लूसिव नॉमिनेशन प्रक्रिया की। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक सिग्निफिकेंट वर्डिक्ट आया है और इसमें बताया गया है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो रिटन में देना होगा जिस भाषा को वो समझते हैं उसमें।
और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या किस प्रकार का ऑफ़ेंस इन्होंने किया है। तो ये काफ़ी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह इन्हों की जो बेंच थी उसमें ये जजमेंट आया है। और इसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के पहले जो रिमांड की प्रोसीडिंग्स है उसके पहले कम से कम 2 घंटे के पहले जो है वो इनको जो है वो रिटन में बताना होगा कि क्या किस वजह से जो है वो अरेस्ट किया गया है। और इन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये मैंडेटरी है आर्टिकल 22 के तहत ये आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है वो बताना होगा। तो जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट है जिस भी लैंग्वेज का व्यक्ति को ज्ञान है उसमें उसको इन्फॉर्मेशन देना जो है ये ज़रूरी है और ये एक बेसिक जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी इन्होंने अप्रूव किया है कि 2 स्पेशलाइज्ड कैडर्स बनेंगे और इसके तहत जो है वो सेंट्रलाइज़ेशन किया जाएगा इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। और जो 2 न्यू कैडर बनेंगे, एक रहेगा सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट कैडर और सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट कैडर। और ये दोनों जो है वो एक जांच करेगा कि ऑडिट का काम करेगा कि कितना पैसा आया, कितना रेवेन्यू आया, साथ ही साथ कितना एक्सपेंडिचर हुआ। 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्ट में आ जाएगा और इसके लिए जो अ, अभी की जो वर्कफोर्स है, सीएजी की टोटल वर्कफोर्स है 42,000 उन्हीं में से जो ऑडिट प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो है वो लिया जाएगा और डिप्लॉय किया जाएगा और इनका ऑल इंडिया ट्रांसफर भी होगा, दोनों ही जो भी ऑफिसर्स रहेंगे। और सीएजी की अगर हम बात करें तो सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंश्योर करती है गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। इनकी जो है वो रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसका जो भी खर्चा है एक्सपेंडिचर है कहाँ से पैसा आया कहाँ पे पैसा गया वो प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है किस तरह का क्या कोई करप्शन तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजों को देखने का काम जो है वो सीएजी के द्वारा किया जाता है। फिर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इन्होंने स्पेशल कैंपेन 5.0 अपना कंप्लीट किया है और ये जो कैंपेन है ये चलाया जा रहा है हर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्लीनलीनेस पे ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो पेंडिंग केसेस है उनको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है, उनको सॉर्ट आउट करने का काम चल रहा है। और अगर हम इंडियन रबर मटेरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डीपीआईआईटी के अंदर आता है और इनका वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव है जिसके तहत जो डिस्कार्डेड रबर स्क्रैप होता है उसको यूज करके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और इन रोड्स में जो है वो वेस्ट रबर टाइल्स का यूज किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और इसके तहत जो वेस्ट मटेरियल है उसको वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा और ये जो रोड बनेंगी इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी रहेगी। और इसका जो रोड इस तरह की बनेगी उनकी साइंटिफिक मॉनिटरिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कि इनमें उनकी क्या कैसा उनका परफॉर्मेंस है, कितने वो ड्यूरेबल हैं। और इन्होंने बताया कि 100% क्लीनिलक्स टारगेट को अचीव कर लिया है और इन्होंने एक पूरा ड्राइव चलाया था इसके तहत जो है वो 70 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री क्लीनिनेस की का काम जो है वो किया गया है। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके द्वारा 50 रुपए के कॉइन और 50 को रिलीज किया गया। 50 साल हो गए हैं एनएचपीसी के, फिर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ इनका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हुए। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और इसमें जो है वो स्पेशल कॉमिक बुक जिसका नाम है छोटा भीम और बड़ा भान ये रिलीज किया गया जो कि छोटा भीम एक बच्चों का कार्टून आता है उस पे आधारित है। एनएचपीसी पिछले 50 सालों से काम कर रहा है और इन्होंने कई सारे लैंडमार्क हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं पहाड़ों पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे प्रॉब्लम होती है पहुंचने में। और साथ ही साथ इन्होंने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी काम किया है। और जो इनका इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 8,333 मीट्रिक मेगावाट का है और इनके 30 पावर स्टेशंस हैं। साथ ही साथ 14 एडिशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे काम जो है वो चल रहा है। तो इसके चूंकि 50 वर्ष पूरे हुए हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड का रैंकिंग दिया है। ग्लोबल रिव्यू इनका रिलीज हुआ है ऑफ नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कंचनजंगा ऑफिशियली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। ये इंडिया का पहला मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसका एरिया है 1784 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और ये जो है वो यहाँ पे माउंट कंचनजंगा है जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट पीक है, जिसका ऊंचाई है 8586 मीटर्स। इसका डाइवर्स लैंडस्केप है जिसमें 280 ग्लेशियर्स हैं और 70 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आपके वाइल्ड लाइफ है जिसमें कि स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड, रेड पांडा, ब्लू शीप, हिमालयन थार ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ बर्ड स्पीशीज पाई जाती हैं 550 से ज्यादा। और इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है। और लेप्चा पीपल इसको मायल ल्यांग कहते हैं, एक हिडन पैराडाइज इसको कहा जाता है। तिब्बतन बुद्धिस्ट में भी इसका काफी इम्पोर्टेंट है। और इसको बेयुल कहा जाता है जो एंशियंट मोनेस्ट्रीज हैं वहां पे। तो G20 की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है। साउथ अफ्रीका ने G20 की प्रेसिडेंसी एज्यूम किया था 1 दिसंबर 2024 को। और इस साल ये समिट होगी वहां पे जोहान्सबर्ग में फ्रॉम 22 टू 23 नवंबर। और ये पहला G20 लीडर्स का समिट होगा जो कि अफ्रीका में होगा। और उसके बाद जो प्रेसिडेंसी है वो यूएस के पास चली जाएगी और नेक्स्ट समिट जो है वो यूएस में होगी। और वो बताया जा रहा है कि 2026 की जो समिट है ये मियामी में गवर्नमेंट कराने का कोशिश करेगी। G20 में 19 कंट्रीज हैं और अफ्रीकन यूनियन इसे भी एक परमानेंट मेंबर के तौर पे जो है वो G20 में शामिल किया गया जब इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी 2023 में। स्पोर्ट्स की बात कर लें तो स्पोर्ट्स में सांसद खेल महोत्सव इसका इनॉग्रेशन हुआ। और इस खेल महोत्सव में 11 कॉम्पिटिशन्स होंगे जिसमें कि एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल ये सारी चीजें होंगी। सांसद खेल महोत्सव एक इनिशिएटिव है जिसके तहत ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाने का काम किया जा रहा है। और इसमें यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ और भी जो स्पोर्ट्स के जो डिसिप्लिन है उनको जोड़ने का काम इसके तहत जो है वो किया जा रहा है। और इसमें नमो रन मैराथन का भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया जो कि स्पोर्ट्स और फिटनेस को बढ़ावा देता है। तो ये आज 7 नवंबर से रिलेटेड सारा करंट अफेयर्स था इम्पोर्टेंट। और बाकी पीडीएफ मटेरियल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले लीजिए और उसको थॉरो स्टडी करिए। क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का मटेरियल आप अगर पढ़ेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एंड में आपके लिए मैगजीन्स भी है, साथ ही साथ फटाफट सीरीज भी है क्योंकि आपके यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन काफी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।